पॉलिटी की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम आर्टिकल 21 तक, जो कि प्राण व देहिक की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंदर हम राइट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस अधिकार के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में भारतीय संविधान आर्टिकल 22 के बारे में, आर्टिकल 22 में किसकी व्याख्या करता है? एक्चुअली में आर्टिकल 22 में संविधान हमें बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, तो देखो गिरफ्तारी दो तरीके से, यानी हिरासत में, किसी व्यक्ति को हिरासत में दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो कब, जब उसने विधि का उल्लंघन किया हो। एक कब, जब शक हो कि वह आगे जाकर विधि का उल्लंघन करेगा। विधि का उल्लंघन कैसे करेगा? जैसे कि आपने अर्बन नक्सलिज्म का नाम सुना होगा, अर्बन नक्सलवाद का नाम सुना होगा, या फिर आपने जैसे खालिस्तान का इश्यू या फिर नागालैंड का इश्यू सुना होगा, जिसके अंदर अनेक तरह के उग्रवादी या फिर जम्मू कश्मीर में जो भी अपने आतंकवादी है, यानी कि जो भी आतंकवादी है, वो उनके ऊपर शक के आधार पर उन्हें प्रिवेंशन डिटेक्शन यानी कि निवारक नजरबंदी, यानी कि शक के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। और अगर उनके ऊपर ट्रायल के बाद में किसी भी प्रकार की, मतलब जांच के बाद में अगर किसी प्रकार की सत्यता पाई जाती है, कि ये पाया जाता है कि हाँ भविष्य में वैसा करने वाला था, तो उसे फिर से तो उसे गिरफ्तारी के आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि हिरासत में किसी भी व्यक्ति को दो तरीके से लिया जा सकता है। कैसे? एक तो दंडविषयक। दंडविषयक का मतलब क्या है? जब उसने विधि का उल्लंघन किया हो, जैसे किसी ने कोई भी विधि का उल्लंघन किया हो, जैसे उसे आईपीसी की धारा के तहत या क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसे क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। ठीक, एक्चुअली में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में या तो विधि के उल्लंघन के आधार पर लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं दंडविषयक नजरबंदी, या फिर दंडविषयक हिरासत, या फिर दंडबंधक निरोध। ठीक है, और उसे भी दंड भी किसके अनुसार मिलेगा? विधि के अनुसार मिलेगा, जो अपने आईपीसी या सीआरपीसी के अंदर मेंशन है, उसी के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के आधार पर दंडित किया जाता है, तो उसके लिए पुलिस का कार्य क्या होगा? वह चार्जशीट दाखिल करेगी और ट्रायल या फैसला कौन देगा? उच्चतम न्यायालय इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करेगा। ठीक है, और क्या होगा? उसे आर्टिकल 20 मिलेगा। जो आर्टिकल 20 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में अधिकार। दोष सिद्धि, अगर किसी व्यक्ति के मतलब दोष सिद्ध भी हो जाते हैं, उसे मतलब जेल हो जाती है, तो भी उसके जेल में बंद व्यक्ति के कुछ ना कुछ अधिकार होंगे। ठीक है, तो वह भी उसके मतलब मिलते हैं, उसके अकाउंट निलंबित नहीं होते, उसके स्थगित नहीं होते। ठीक है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी या फिर प्रिवेंशन डिटेंशन के थ्रू गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया जाता है, उसकी नजरबंदी की जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है? कि उसे भविष्य में आशंका है कि वह विधि का उल्लंघन करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, उग्रवादी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के तहत जो उत्पन्न होने वाले उग्रवादी, या फिर नक्सलवादी एक्चुअली में कौन है? नक्सलवादी वे है जो माओवादी अप्रोच की डिमांड भारत के अंदर लाना चाहते हैं। जैसे कि आपने रेड कॉरिडोर का नाम सुना होगा। रेड कॉरिडोर के अंदर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, ठीक है, उड़ीसा का कुछ दक्षिणी इलाका, दक्षिणी पश्चिमी इलाका, और महाराष्ट्र और एमपी का भी कुछ ना कुछ पूर्वी इलाका इसमें सम्मिलित होता है, और इसमें झारखंड का इलाका भी सम्मिलित होता है। ऐसा क्यों? ये लोग क्या कह रहे हैं? देखो, ये हमें पता है कि संसाधन का सबसे प्रचुर इलाका हमारा वह पठारी इलाका है, जहां पर सबसे ज्यादा माइनिंग की जाती है। तो उनकी डिमांड ये है कि उनके संसाधनों पर केवल उन्हीं का अधिकार है, सरकार का या फिर अन्य समाज के अन्य वर्गों का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो वे अपने संसाधनों के ऊपर पूर्ण स्वामित्व चाहते हैं। ऐसे में मतलब विकसित हुई एक माओवादी अप्रोच ही क्या है? नक्सलवाद है। नक्सलवाद हिट एरिया के नाम से जाना जाता है, जो अपना रेड कॉरिडोर है। ऐसे में इनके लिए कुछ ना कुछ शक के आधार के ऊपर उन्हें हिरासत में लेने के लिए निवारक नजरबंदी जैसे कानूनों का प्रावधान भारत के अंदर किया गया है। वैसे तो निवारक नजरबंदी भारत को अर्धसंघ बनाता है। अर्धसंघ का मतलब क्या है? निवारक नजरबंदी, जैसे कि आप एक बात समझो कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, या फिर पुलिस राज्य सूची का विषय है,
लेकिन जब किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत उसे हिरासत में लिया जाता है, प्रिवेंशन डिटेक्शन, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार हावी हो जाती है। तो इसका मतलब राज्यों की शक्तियों का हनन हो रहा है। ऐसे में हमारे यहाँ पर संघीय कार्यतंत्र विफल हो जाता है और हमारे यहाँ पर अर्धसंघात्मक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। ठीक है, ऐसे में ना तो अपील चलती है ना दलील चलती है। ठीक है, और 19, 21 और 20 भी क्या हो जाता है, सत्कित हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 22 बात किसकी करता है। ठीक है, आर्टिकल 22 कहता है हमें गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण, यानी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या फिर उसे नजरबंद या फिर उसे हिरासत में लिया जाता है, तो उसके संबंध में उसके संरक्षण के लिए उसके पास अधिकार क्या होंगे। यानी कि यह हमें मनमानी हिरासत के विरुद्ध भी संरक्षण देता है। यह मनमानी हिरासत है या नहीं, और यह क्या थी, विधि के अनुसार, यह मनमानी हिरासत नहीं है। अब अगर यहाँ पर यह दो क्लोज की बात करता है, एक तो आर्टिकल 22 का सब क्लोज नंबर 1 और एक आर्टिकल 22 का सब क्लोज नंबर 2, 3, 4 वैसे अलग अलग मेंशन है। आर्टिकल 22 एक हमें क्या बताता है कि किसी व्यक्ति को दंड विषय के अनुसार हिरासत में लिया गया है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 22(2) हमें बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंशन डिटेक्शन के आधार पर हिरासत में लिया गया है तो उसके पास अधिकार क्या क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे आर्टिकल 22(1) जो कि साधारण व्यक्ति या फिर साधारण रूप से दंड विषयक रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संबंध में क्या क्या अधिकार देता है उसके संरक्षण के लिए। अब मान लो देखो, किसी भी व्यक्ति को साधारण कानून यानी कि दंड विषय के आधार के ऊपर हिरासत में लिया गया तो उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे। अगर उसे हिरासत या गिरफ्तारी में लिया जा रहा है तो उसे मतलब जो भी संस्था या पुलिस जो भी अथॉरिटी उसे गिरफ्तारी या हिरासत में ले ली है तो उसे उससे सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा कि उसके गिरफ्तारी या हिरासत में लेने का बेस क्या है, आधार क्या है, उसे क्यों हिरासत में लिया जा रहा है, उसे क्यों उसकी क्यों गिरफ्तारी की जा रही है। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो देखो, 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि जिले का न्यायालय। ठीक है, न्यायालय का सबसे प्रमुख अधिकारी ही डीएम कहलाता है। ठीक है, वही ट्रायल करता है, वही इसका फैसला करता है। ठीक है, और उसको 24 घंटे के भीतर उसके सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है। किसको, अभियोगी को, जो भी जिस भी व्यक्ति को हिरासत या गिरफ्तारी में लिया गया है। ठीक है, अगर वह ठीक इसके अलावा दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसके दौरान उसे पसंदीदा वकील करने का अधिकार है। वह इसका ट्रायल करेगा, इसका फैसला करेगा, तो इसकी जांच भी होगी, जांच होगी तो अपना पसंदीदा वकील करने का अधिकार किसको है, अभियोगी को है या फिर आरोपी को है या जो भी एक्यूज्ड व्यक्ति उसको है। ठीक है, या फिर ठीक एक बात, इसके अंदर दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए, यानी कि दंडाधिकारी को अगर मतलब 24 घंटे के अंदर अगर या तो वह रिहा कर दिया जाएगा, कब, जब उसके ऊपर लगाए गए सारे भी आरोप क्या हो, मतलब उसके ऊपर जांच बैठे और वो आरोपी क्या उसे रिहा हो जाए, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी जांच सिद्ध ना हो, कोई भी आरोप सिद्ध ना हो, तो उसे 24 घंटे के भीतर, और फिर भी अगर सिद्ध हो जाता है तो भी 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उसको रिहा करना होगा। एक बात और याद रखना दोस्तों, डीएम के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है ना, उसके अंदर यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। उसके अंदर किसका समय शामिल नहीं होगा, यात्रा का समय। अब हम अगले सेक्शन में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत हिरासत में लिया जाता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के विरुद्ध अधिकार भी बोलते हैं। अब किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत बंदी बनाया जाता है या उसे मतलब निरोध मतलब हिरासत या निरोध में लिया जाता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार है। देखो, निरोध का जो आधार होगा ना, यानी हिरासत में लेने का जो आधार होगा ना, वो उस संबंधित व्यक्ति को बताना जरूरी होगा। ठीक है, अगर वह निरोध के अधिकार के विरुद्ध अपना पक्ष या फिर प्रतिवेदन भी वह रख सकता है कि उसे अगर मतलब उसने अगर राष्ट्र की एकता या अखंडता, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के पॉलिटिकल समय के अंदर राष्ट्रद्रोह व राष्ट्रद्रोह एक बहुत ज्यादा फेमस मुद्दा चल रहा है। ठीक है, उस फेमस मुद्दे में अगर किसी व्यक्ति ने कुछ राष्ट्रद्रोह के खिलाफ बोल दिया और सरकार ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया कि वह राष्ट्रद्रोह के खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, तो उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है कि उसने राष्ट्रद्रोह के विरुद्ध नहीं राष्ट्रद्रोह के विरुद्ध बोला है। यहाँ पर आप इसका सीधा सा मतलब ये लगा सकते हो कि राष्ट्रद्रोह का सिंपल सा मतलब ये कि राष्ट्र की एकता व अखंडता के खिलाफ बोलना, और राष्ट्रद्रोह का मतलब ये है राज्य की सरकार के खिलाफ बोलना। वह हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार के तहत राज्य की सरकार के खिलाफ तो हम बोल सकते हैं, लेकिन आप सभी को यह भी पता होगा कि आर्टिकल 19 जो कि स्वयं में निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है,
जो कि निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, तो ऐसे में उसको निवारक नजरबंदी के तहत लिया जा सकता है। और उसे क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत लिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे, ठीक है। और उसे निरोध का अधिकार भी बताना होगा, और निरोध के अधिकार के विरुद्ध वह व्यक्ति अपना पक्ष या फिर प्रतिवेदन भी रख सकता है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो निवारक नजरबंदी के तहत लिए गए किसी भी बंदी या फिर किसी भी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता, हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अब अगर उसे फिर भी हिरासत में सरकार को ऐसे लगता है कि उसे हिरासत में रखना जरूरी है, तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड या समिति, जिसके अंदर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे, उनकी एक समिति या बोर्ड का गठन किया जाएगा जो निर्णय देगी कि इस व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा या फिर 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, फिर उसे हिरासत में रखा जाएगा। अब देखो, मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से 2 या 4 लाइनें बताना चाहूंगा। देखो, अगर मैं पूरी क्लास को रिकॉल करता हूँ और मेंस के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, देखो भारत के अंदर ना संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ शक्तियां राज्य के पास होगी, कुछ शक्तियां केंद्र के पास होगी, ठीक, और कुछ शक्तियां ऐसी होगी जो कि अवशिष्ट शक्तियां होगी जो कि केंद्र के पास होगी, एक समवर्ती शक्तियां होगी, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, और जब भी यहाँ पर निवारक नजरबंदी आता है तो वहां पर राज्य पुलिस राज्य में स्थापित हो जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर कंपनी के शासन या फिर जब ब्रिटेन की तानाशाही या राजशाही भारत के ऊपर हावी थी, तब यहाँ पर पुलिस राज्य की अवधारणा चलती थी। आज यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा चलती है। तो अगर पुलिस राज्य की स्थापना हो जाती है तो उसके अंदर जितने भी अधिकार है वे सारे के सारे अधिकार केंद्र के पास चले जाते हैं, और केंद्र सशक्त हो जाता है। तो इसका मतलब हमारी संघीय व्यवस्था क्या हो जाती है, चिरमिरा जाती है। और क्या होता है, संघीय व्यवस्था अर्ध संघीय व्यवस्था में क्वाजी फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या एक्चुअली में निवारक नजरबंदी सही है? अगर यूपीएससी के अंदर मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि निवारक नजरबंदी के पक्ष में और विपक्ष में तर्क दीजिए, तो पक्ष में तर्क क्या हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 19 एक स्वतंत्रता का अधिकार सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, तो और उसके ऊपर तार्किक प्रतिबंध लगे हुए, किसी व्यक्ति को राष्ट्र की एकता, अखंडता व मतलब सदाचार, समाज की व्यवस्था के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के मान हानि के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक। इसके अलावा देश के अंदर उग्रवादी या फिर इतनी विविधतावादी देश होने के कारण देश के अंदर विभिन्न भागों के अंदर उग्रवादी और नक्सलवादी व आतंकवादियों की जो फंडिंग है, फंडिंग, टेरर फंडिंग वह उनकी मतलब क्या है, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऐसे कानून का होना बहुत ज्यादा प्रशासनिक हो जाता है, ठीक। इसके अलावा मैं एक बात और बोलूं तो देश की एकता व अखंडता सर्वोपरि है, जिससे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऐसा कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं विपक्ष में तर्क देना चाहूँ तो विपक्ष में तर्क मैं ऐसे दे सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करना मतलब शक के आधार पर वंचित करना भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के आर्टिकल 19 एक स्वतंत्रता के अधिकार की भी सीमितता हो सकती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 37 के अंदर भारत को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अवधारणा प्रदान की गई है, लेकिन वह पुलिस राज्य में स्थापित हो जाता है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में और बात आपको बताना चाहूँ तो हो सकता है पुलिस अपनी मनमानी कर सकती है, ठीक है। तो ये थी इसके विपक्ष या पक्ष में तर्क, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 22 ब्रीफली समझ में आ गया होगा, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, और बिल्कुल सिंपल सी कंसेप्ट बेस्ड प्री के अंदर पूछेगा। धन्यवाद दोस्तों।